गोइंग टुवर्ड्स आर गेस्ट और मुनव्वर हुसैन साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद इज ऑल सेट ऑलरेडी टू होस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। कुछ मुनव्वर साहब बताइएगा कि जैसे कि अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो इकट्ठे नहीं बैठेंगी, बल्कि पहले एक पार्टी पाकिस्तान के साथ बैठेगी, फिर दूसरी पार्टी पाकिस्तान के साथ बैठेगी, कॉमन ग्राउंड्स पे आया जाएगा, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। इस सारे मामला में वी डोंट नो कि व्हाट, मोटा मोटी तो पता है कि व्हाट आर द 10 एंड व्हाट आर द 15 पॉइंट्स प्रेजेंटेड बोथ रिस्पेक्टिबली बाय द पार्टीज, बट वो कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं कि जिस पे सबसे पहले आना चाहिए सो दैट एक एतमाद की फजा तो बहाल हो, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपको, आपके देखने वालों को, आपकी पूरी टीम को सलाम। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये इसलिए भी सेंसिटिव है कि अगर ये जंग 2 हफ्ते मजीद आगे चलती तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी क्रिपल हो सकती थी, कोलैप्स कर सकती थी। और फिर इसी वजह से देखते हैं आप, यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, वो बड़ा विजिलेंटली इसको देख रहे हैं। इवन गल्फ ममालिक इसे देख रहे हैं कि इसके मस्बत नताइज सामने आने चाहिए। तो लिहाजा ये वो मौका है जहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। अब इसमें जो मस्बत पहलू है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट से हम निकाल सकते हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि बंद दरवाजों के पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं और राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। और ईरानी जो एम्बेसी है साउथ अफ्रीका में, उनकी तरफ से एक मुख्तसर ट्वीट आई है कि जो ईरान की प्री कंडीशन है वो तस्लीम कर ली गई है। अब वो प्री कंडीशन इनफैक्ट वो जो साउथ कोरिया और कतर के अंदर जो फ्रीज एसेट्स थे, गालिबन कोई $100 बिलियन बनते हैं, उसको डीफ्रीज करने का मामला था मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे जो कॉमन ग्राउंड हो सकता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को बगैर किसी टोल के मुकम्मल खोल लिया जाए और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो मुकम्मल हटा दिए जाएं। मेरा ख्याल है ये वो कॉमन ग्राउंड है और आसान भी है दोनों पार्टीज के लिए कि इस पे अमल दरामद करें। जहां तक मामला न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का है, तो ईरान की जो पोजीशन ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल रही है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, इस पे उनके फतवे भी आ चुके हैं। और उसकी यूरेनियम की जो अपग्रेडेशन या डाउनग्रेडेशन है, उस पे कुछ मामला तय हो सकता है। सही। मुनव्वर साहब, एज वी टॉक हमें ये पता है कि इस पर सबसे ज़्यादा ये जो तमाम तर टॉक्स पाकिस्तान में होल्ड की जा रही हैं, इसकी सबसे ज़्यादा आग इस वक्त इंडिया में लगी हुई है, जिससे वो जो अमन के दाई बने हुए थे, जो अपने आप को विश्व गुरु कहते थे, उनकी असल नीयत का भी हमें पता चल गया कि अमन कायम करने की उनकी कोई नीयत नहीं है, बस अपने आप को हाईलाइट करने की उनकी नीयत है। एक वीडियो आप भी उससे महसूस होंगे, हम चलवाते हैं अपने स्क्रीन पर, आप भी उससे महसूस हो, फिर जरा बात करते हैं इस पर कि कितना अमन चाहता है एक्चुअली इंडिया पूरी दुनिया में। कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? जी जी, वीडियो चलाइए जरा, कि जिसमें जो अमरीकी मेहमान है वो इंडियन मीडिया। देखिए, ये इंडिया का तुर्रा इम्तियाज है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ तो डैशिंग आउट करते हैं ना। आपको याद होगा 2019-20 में EU डिसइंफोलैब डिस्कवर हुई थी। और वो जो हजारों वेबसाइट थी वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी, और वो रशिया टुडे और वॉइस ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुआ करती थी। ये जो मई 2025 से यहाँ से टर्न हुआ है सारा मामला, और पाकिस्तान ने अपना जो इमेज है उसे रीब्रांड किया, जिसे शशि थरूर भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे दुनिया में उभरा है। और भारत को खुश होना चाहिए अगर इस न्यूक्लियर पावर कंट्री और जहाँ पे 2-4 और ममालिक भी हैं, वहाँ पे अगर अमन कायम होता है तो ये खुद इंडिया के फेवर में है। यहाँ तक कि पालकी शर्मा जो कल तक पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करती थी, वो तारीफें कर रही हैं। उनका तो ये मानना है कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है या डिप्लोमेट्स हैं, वो तो चादर ओढ़ के सोए में है और पाकिस्तान दुनिया में स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आ रहा है। आपको याद होगा परवीन साहिनी काफी अरसे से पाकिस्तान की जो लीडरशिप की दानिशमंदी है उसके कायल रहे हैं और तारीफें करते रहे। अब जब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान की खामोशी के साथ, ये जो शटल डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, टेलीफोनिक डिप्लोमेसी है, वहां पे भारत और इजराइल ये 2 मुल्क हैं जहां पे रोते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और मैंने हर मीडिया फोरम पे इस बात को कहा है कि इसको आप कंपेयर कीजिए बिस्मार्क की डिप्लोमेसी के साथ, सफारतकारी के साथ। बड़ी कामयाबी से उन्होंने फ्रांस को आइसोलेट किया था, और फ्रांस जो है उस वक्त जर्मनी का दुश्मन था और जर्मनी की यूनिफिकेशन हो रही थी।
आज हमने इंडिया को और इजराइल को बड़ी कामयाबी के साथ आइसोलेट किया, खुद भी इजराइल को स्नब किया है और अमेरिका से भी शट अप कॉल दिलवाई है। न फकत ये बल्कि उस वक्त बिस्मार्क ने जो टू फ्रंट वॉर का सामना था जर्मनी को, उससे बचाया बाय क्रिएटिंग हॉटलाइन जो पर्शिया और स्पेन और रशिया के दरमियान में। हमने भी एक हॉटलाइन क्रिएट की है 1962 के बाद। ये दूसरा बड़ा इवेंट है इंटरनेशनल हिस्ट्री में कि रशिया, चाइना, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में एक अब हॉटलाइन है। आपने देखा कि कल गुफ्तगू भी हुई, जो फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, उनके दरमियान में भी बातचीत हुई है। तो काफी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं और होपफुली इसके नताइज बड़े पॉजिटिव नजर आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है और वो ये कि इस बदलती हुई दुनिया में सिस्टेमिक लेवल और रीजनल लेवल पे जो मिडिल रेंज पावर्स हैं उनका किरदार बहुत बढ़ गया है। बिकॉज नए ब्लॉक्स वजूद में आ रहे हैं जिसे मैं ट्राइपोलर वर्ल्ड कहता हूँ। अमेरिका एक पोल को लीड कर रहा है, दूसरे को चाइना और तीसरे को अब फ्रांस लीड कर रहा है। बिकॉज फ्रांस ने ये सदर मैक्रोन ने बड़ी वजाहत के साथ साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में कहा कि न हम अमेरिका का रास्ता लेंगे न चीन का, हम एक आजादाना तीसरा रास्ता लेंगे। और उन्होंने दावत दी साउथ कोरिया को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को कि वो इसमें शामिल हो जाएं। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल।